एक तो बड़ा सिंपल सा हमें पता है कि अगर कोई सैलरीड क्लास है, आपकी जो तनख्वाह आती है महाना, उस पर एट सोर्स गवर्नमेंट जो है वो टैक्स काट लेती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जो मुनाफा कमाते हैं उस पर भी टैक्स कट जाता है। लेकिन आमतौर पर होता ये है कि जो आपके करोड़ों के असासे हैं, लेट से इस्लामाबाद में जो घर है वो करोड़ों का होगा, आपकी बहुत आलीशान महंगी गाड़ी है, उस पर शायद जो डिफरेंट टैक्स है वन टाइम वो तो आप टैक्स देते हैं, लेकिन यूजुअली अदरवाइज वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट अब जो नए प्रपोजल पे काम कर रही है कि असासों के ऊपर भी टैक्स आयद किया जाए, तो इसके बारे में क्या अपडेट है? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है कि जो आपके, अगर आपका घर है, आपकी गाड़ी है, अगर ये प्रपोजल उस पर अमल होता है तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। अब देखिए, बजट पेश होने में तो अब एक हफ्ते से भी कम वक्त का रह गया है, और वज़ीर ख़ज़ाना साहबदार की आज जो फाइनल उनकी कन्वर्सेशन या नेगोशिएशन तो नहीं कहा जा सकता उसको, जो डिस्कशंस थी उनकी स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज चैम्बर्स, कराची चैम्बर्स, इनके साथ आज मुलाकातें भी हुई हैं। तो चीज़ें तो अब तकरीबन फाइनल वो चली गई हैं उसकी तरफ, तैयारी की तरफ, और इनके उसके बिल्कुल पैरेलल इन्होंने अपने जो बजट के प्रपोजल्स हैं उसको भी इन्होंने फाइनल करने के उसको शेप एक दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी अब जो चीज़ सामने आई है वो ये वेल्थ टैक्स है। और जो वेल्थ टैक्स है ये पहली दफ़ा ये नहीं लग रहा, ये पहले भी था, लेकिन गालिबन जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में इसको खत्म कर दिया गया था, और उस वक्त खत्म करने की यही वजह थी जो एक आप इंडिकेशन दी है कि बहुत ज़्यादा असासे हैं लोग हैं, ख़ासतौर पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, डेवलपर्स हैं, तो उसकी वजह से ये वेल्थ टैक्स खत्म किया गया था। अब इसको रिवाइव करने की बात हो रही है। इस वक्त भी एक पार्शली एक आपके ऊपर एक लगा हुआ है कैपिटल वैल्यू टैक्स इस वक्त लगा हुआ है, जो फॉरेन एसेट्स के ऊपर भी और डोमेस्टिक के ऊपर भी एट द रेट ऑफ 1%। वो वाला जो टैक्स जो इस हुकूमत ने पिछले बजट में लगाया था वो भी चैलेंज हुआ है कोर्ट्स के अंदर, और मेरा ख्याल है कि 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी हियरिंग भी कर रही है उस केस की। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर, अच्छा, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, मैंने जैसे कहा कि आपकी इनकम पे तो टैक्स है ही है, तो ये जो वेल्थ टैक्स की आप बात कर रहे हैं, देखें वो जो टैक्स आपने घर खरीदा उस वक्त जो एक वन टाइम टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदी वो जो टैक्स देते हैं, अगर जो वेल्थ टैक्स की आप ये बात करें कि आपकी जो मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद कहते हैं, मसलन आपका इस्लामाबाद के अंदर एक 10 करोड़ का घर है, आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, तो अगर ये टैक्स नाफिजुल अमल होता है, वेल्थ टैक्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक एनुअल फीचर होगा कि आपको एक परसेंटेज इस पे देनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव कि आपकी इनकम क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो इनकम टैक्स सेपरेट है, उसके अलावा आपके जो असासे हैं ये उसके ऊपर टैक्स लगाने जा रही है। पहले थोड़ा सा प्रपोजल जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें नाज़रीन के लिए। जो वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये लगाना हुकूमत चाह रही है इन द शेप ऑफ इनकम सपोर्ट लेवी। ये जो लेवी है ये एक 2013 में पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना साहबदार साहब ने, जब उस वक्त ये वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने लगाई थी, लेकिन कोर्ट्स ने जो है इस लेवी को अपहोल्ड नहीं किया था और ये स्ट्राइक डाउन हो गई। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो इनकम सपोर्ट लेवी लगाई गई वो मनी बिल के जरिए लगाई गई, जिसमें सिर्फ नेशनल असेंबली का अप्रूवल लिया गया और सेनेट का अप्रूवल वो नहीं लिया जाता मनी बिल की सूरत में। तो अभी भी हुकूमत इसको, अब चूंकि इसके ऊपर कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है, तो इनकम सपोर्ट लेवी की फॉर्म में इस वेल्थ टैक्स को लगाने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है कि 9 जून को ही ये जो लेवी का बिल है ये पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर बजट सेशन हुआ है कॉल और उसमें सिर्फ बजट के पर्पसेस के लिए, तो इसको अगर हुकूमत टैक्स की बजाय लेवी की फॉर्म में लेके आती तो हो सकता है इसको बाद में सेपरेटली ये जो है ये पेश करे। अभी इस वक्त प्रपोजल है क्या? प्रपोजल ये है इस वक्त कि जितने भी असासे हैं किसी के, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, बाकी जो डिफरेंट एसेट्स होते हैं मूवेबल और इमूवेबल, दोनों के ऊपर 0.25% से लेके 2% तक इसमें कोई भी एक रेट हो सकता है। अभी हतमी रेट भी तय नहीं है, तो उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू होगी एसेट की, उसके ऊपर ये टैक्स लगाने की तजवीज है। ये तमाम असासों के ऊपर नहीं होगी। अगर ये होता है तो इसमें एक तो एग्जम्पशन की एक लिमिट रख दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो असासा है अगर उसकी वैल्यू कुछ 5 मिलियन की है या 10 मिलियन की है, अगर उससे कम है तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा होगी तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। उसके अंदर भी फिर एक्सक्लूजन क्लॉजेज होंगी, जैसे आपका जो घर है वो भी एक आपका एसेट है, तो एक घर के ऊपर भी वो टैक्स ये नहीं लगेगा। तो कुछ एक्सक्लूजन की वजह से ही अभी इसके ऊपर हतमी चीजें तय नहीं हो रही कि रेट क्या होगा और इसमें असासों की कौन सी क्लास इसमें शामिल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो जब ये चीज तय हो जाएगी तो फिर इसे हतमी शेप लेगा। अभी तक जो प्रपोजल है उसके मुताबिक 0.25% से लेके 2% का रेट प्रपोज है, और जो भी रेट तय होता है, अगर 0.25% का रेट तय होता है
तो कम से कम 25 अरब रुपए की सालाना आमदन होगी हुकूमत को। अगर 2% का होता है तो कम से कम 200 अरब रुपए का ये रेवेन्यू इकट्ठा होगा, और ये वो रेवेन्यू होगा जो सूबों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेवी के फॉर्म में लगाया जाएगा, और अगर ये टैक्स की फॉर्म में लगता तो ये सूबों को इसमें से हिस्सा मिलता। कामरान, ये एक टेक्निकल ये चीज इन्होंने करना शुरू कर दी है जब से वफाकी हुकूमत की जो आमदन है वो कम है, इनके अखराजात ज्यादा है, और खासतौर पर जो हमारा NFC अवार्ड हुआ था, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, उसके बाद हुकूमत की कोशिश ये कि लेवीज लगाई जाए, टैक्स ना लगाया जाए। लेवी जो उनका जो शेयर है वो उसको कॉम्पनसेट कर सकें। ज़ाहिर है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी उसमें चीजें आई, अब इसमें आई थिंक जो वेल्थ टैक्स बिल्कुल होना चाहिए, बट इशू इसके अंदर ये है कि ये प्रपोजल किस फॉर्म में आता है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके चले आप घरों की बात कर लें, शायद 4-4, 5-5 घर हैं जिनकी मालियत करोड़ों अरबों में होगी और उस पर उनको रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन शायद वो उस तरह से टैक्स नेट में नहीं है। तो प्रपोजल अच्छा है, बट द ओनली क्वेश्चन इज के वो एक्चुअल उसका प्रपोजल होता क्या है और वो कितना काबिल अमल है। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो आप बात कह रहे थे कि 2013 में ऑलरेडी एक दफा सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, तो डू यू थिंक कि ये भी लीगल एक चैलेंज सामने आ सकता है? क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस काजी फाजीसा की शायद जजमेंट थी, वो अभी भी सीनियर मोस्ट जज हैं और कुछ अरसे के बाद वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। तो डू यू थिंक कि ये एक लीगल हर्डल भी हो सकती है कि एक ऐसा कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है, आप उसको दोबारा नाफिज कर रहे हैं? देखिए, वो जो स्ट्राइक डाउन हुआ था वो इस वजह से नहीं हुआ था कि ये टैक्स गलत है, वो इस वजह से हुआ था टैक्स लगाने का जो तरीकेकार इख्तियार किया था वो गलत था। हुकूमत ने इसको मनी बिल के जरिए पास करवाया, और जो मनी बिल होता है जो आर्टिकल 73 आइन का, उसके तहत नेशनल असेंबली की जो ये सिर्फ इख्तियार है उसके ऊपर वोट कर सके और उसको मंजूर या रद्द कर सके। सेनेट का जो उसके अंदर कोई किरदार नहीं होता। अब जो लेवी है ये नॉर्मल आपका एक लेजिस्लेशन होती है, और लेवी लगाने के लिए हुकूमत को उस वक्त ये चाहिए था कि वो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से मंजूरी लेती। तो इसी तनाजुर में ये जो अगर इसका लगाने का हतमी फैसला होता है तो एक सेपरेट बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा जिसकी मंजूरी दोनों हाउसेस से ली जाएगी। अब दूसरी चीज ये, क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स है? मेरे ख्याल में कोई इतना अच्छा टैक्स ये नहीं है। क्यों? मेरी एक आमदन है 100 मिलियन रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर मेरा जो भी मैक्सिमम रेट है या एप्लीकेबल रेट है वो मैंने पे कर दिया। वो पे करने के बाद मेरे पास जो नेट आमदन बची 65 मिलियन मुझे बच जाता है 35% टैक्स दे के, तो उस 65 मिलियन का मैं एक असासा खरीद रहा हूँ। ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है कि नहीं, आपकी वेल्थ है तो आपने उसको प्रोडक्टिव यूज के लिए है, नहीं है आपने उसके ऊपर हम आपसे टैक्स लेंगे, आइडल वेल्थ पड़ी हुई है। ये इस तरह की जो चीजें ये हुकूमतें करती रहती हैं, तो मैं तो प्रिंसिपल इस चीज के अगेंस्ट होता हूँ। लेकिन ठीक है, आई थिंक उसका तरीकाकार ये निकाला जा सकता है कि ये बिल्कुल जो लोग तो टैक्स नेट में हैं, जो अपना रिटर्न भरते हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनको तो आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। हाँ, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, मेरे ख्याल में उन पर जरूर सख्ती करनी चाहिए। उन पर ना सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि वेल्थ टैक्स भी उनके ऊपर इम्पोज करना चाहिए। ये शायद एक डिस्टिंक्शन वो पता कैसे चलेगा? ये ना, अगर ये सिर्फ फाइलर पे लगेगा तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, तो डिस्क्रिमिनेशन होगी तो कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ठीक है। अगर ये नॉन फाइलर पे लगाएंगे तो इफेक्टिवली तो फाइलर ही पे करेगा ना, नॉन फाइलर तो उनके नेट के अंदर ही नहीं है। मतलब FBR की हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात की है हमने कि 76 लाख लोगों के पास नेशनल टैक्स नंबर है, बिल्कुल ठीक, और 36 लाख आपको रिटर्न देते हैं। तो ये इवेंचुअली देना उन्होंने ही है जो पहले दे रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ असल में डिबेट और डिस्कशन, आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग इज के जब हमें जो अपनी हमारी पूरी टैक्स की मशीनरी है उसको ओवरऑल करने की जरूरत है, और वो एरियाज जहां पे हमें विजिबल पता है कि जहां के टैक्स के एरियाज है जहां पर हम टैक्स नहीं लेते, अगर उनको टारगेट कर लिया जाए तो 200 क्या पता नहीं 1000 अरब और पता नहीं कितना पोटेंशियल है, आप उसको ले लें। जब आप वो नहीं कर पा रहे तो देन यू कम अप विद दीज इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा, इसके अंदर आवाम के लिए तो ज़ाहिर कोई अच्छी खबर है नहीं। फरवरी में भी हमने देखा था कि गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ था, और अब एक दफा फिर जो ओगरा है उसने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। तो इसकी क्या डिटेल है और क्या इम्पैक्ट होगा? ऑलरेडी आई थिंक गैस तो बड़ी महंगी हो गई है, इम्पैक्ट क्या होगा इसका? फिर फरवरी में जब पाकिस्तान और IMF की टॉक्स हुई थी तो 3-4 इन्होंने जो चीजें तय की थी, शराइत मानी थी। बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, गैस की कीमतों में उस वक्त 113% इजाफा किया गया था, नए टैक्सेस लगाए गए, GST का रेट बढ़ाया गया। इन सारे इकदाम के बावजूद आज तक IMF का प्रोग्राम तो रिवाइव नहीं हुआ, लेकिन लोगों के ऊपर बोझ पड़ा। उस वक्त जो गैस की कीमतों में इजाफा मैंने उसको सपोर्ट किया था, इसलिए किया था कि एक सब्सिडाइज्ड गैस जो मिल रही थी अर्बन पॉपुलेशन को, मेजॉरिटी तो देहातों में भी इतनी गैस नहीं पहुंची, तो उसकी वजह से एक
अननेसेसरी 2 कंपनीज के ऊपर बोझ पड़ रहा था। हमने उस वक्त भी बताया था कि ये जो इंक्रीज है 6 माह के लिए, 6 माह के बाद दोबारा इंक्रीज आएगा। अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी प्रोग्राम में कि 230 अरब रुपए की सब्सिडी मांगी थी पेट्रोलियम डिवीजन ने अगले माली साल के लिए, और हुकूमत ने सिर्फ 76 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी। उस 76 अरब रुपए में भी 20 अरब रुपया जो था वो रेकोडेक का जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड सब्सिडी थी। तो चूंकि सब्सिडी पीछे कवर नहीं था और इन एनी केस बाय एनुअली गैस की प्राइसेस वो रिव्यू होती हैं, तो नाज़रीन कल ओगरा ने जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है। गैस की कीमतों में इजाफा करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना भी देगी। जो ओगरा की रिकमेंडेशन है उसके तहत जो सुई नदर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड है जो सर्व करती है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, वहां पे उन लोगों के लिए, इन सार्फिन के लिए जो गैस की कीमतों में इजाफा है वो कोई 50% रिकमेंड किया गया है ओगरा की तरफ से, और जो SNGPL ने रिक्वेस्ट की थी ओगरा से वो 286% इंक्रीज की थी, लेकिन ओगरा ने फिलहाल 50% की मंजूरी दी है। जो सुई सदर्न गैस कंपनी है जो सर्व करती है बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को, वहां पे जो गैस की कीमतों में इजाफा है वो 45% उसकी ओगरा ने मंजूरी दी है। अब ये जो इसके बाद ओगरा की मंजूरी के बाद ये मामला ECC में और वफाकी काबीना में जाएगा। एज पर द लॉ हुकूमत के पास तकरीबन 40 दिन है फैसला करने के। अगर 40 दिन में ये फैसला हो जाता है तो ठीक, फिर ये अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लीमेंट हो जाएगी इंक्रीज। अब हुकूमत के पास कामरान चॉइस होती है, अगर हुकूमत समझेगी इंक्रीज इतना वो नहीं पास ऑन करना चाहती बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, तो फिर उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो इस वक्त बजट में घरेलू सार्फिन के लिए कोई सब्सिडी हुकूमत नहीं रख रही, तो इवेंचुअली या तो हुकूमत इंक्रीज करेगी, ताखीर करेगी, तो फिर मसला खराब होगा, कंपनीज की बैलेंस शीट भी खराब होगी, और दूसरी ऑप्शन ये है कि ऑटोमेटिक जो एक क्लॉज है वो ट्रिगर हो जाएगी और ये जो इंक्रीज है वो एप्लीकेबल हो जाएगा।